बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि एक सिंपल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक तरफ ये है कि हमारे देश में जो है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, भारत देश में और भी बैंक्स बनना चाहिए। दूसरे तरफ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स जो है बाकी सारे बिजनेस की तरह नहीं है। बैंक जो है वो मतलब डिपॉजिटर के पैसे के बेसिस पर अपना बिजनेस करते हैं। और आपको पता होगा और कि हमने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप अभी बनाया है। इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है वो मतलब गवर्नेंस की तरफ देख रहे हैं और ओनरशिप एस्पेक्ट्स ऑल्सो वो रिव्यू कर रहे हैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप में। उसका जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो सितंबर एंड तक आ जाने का एक्सपेक्टेशन है। उनका जो रिपोर्ट आने के बाद हम इसके बारे में कुछ व्यू लेंगे। तो यानी उन में नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉर्पोरेट को बैंक बनाने, चलाने या खरीदने की अनुमति नहीं देते। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी तो मैं इसके बारे में कोई स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और बहुत ही बड़ा स्टेप आपने लिया, यस बैंक को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि उस समय काफी एक्सपर्ट से कह रहे थे कि अगर इस बैंक को कुछ हुआ तो इसके पीछे और दूसरे प्राइवेट बैंक्स पे भी रन हो सकता है। तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, हम कहेंगे आरबीआई की ओर से, क्योंकि आपने काफी सारे कदम उठाए, काफी सारी नियमों में ढील दी और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिस तरह से खड़ा किया गया उसके लिए आपको जरूर बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये एक कोई टेम्पलेट या कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। आगे अगर फिर से कोई ऐसी दिक्कत होती है तो क्या होगा? जैसे पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो पहले शिकायत कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं वो कोऑपरेटिव बैंक है तो वो इस तरीके से नहीं चल सकता। तो आपको लगता है बैंक्स में इस तरह की दिक्कतें न आए उसके लिए, और अगर होती है तो वो रिजोल्यूशन के लिए एक पक्के फ्रेमवर्क की जरूरत है? देखिए, एक तरफ तो हमारा जो सुपरविजन है उसको हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत उसको टाइटन किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। इसके बारे में मैं बाकी मीटिंग्स में या कोई इंटरवेंशन में हम जिक्र कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर अभी आपको उसके बारे में रिपीट नहीं करना चाहता हूं। हमारा जो सुपरविजन काफ़ी इम्प्रूव किया है हमने। तो उस सिचुएशन पहले से पहुंचने से पहले, अब देखिए गवर्नेंस के बारे में हम एक डिस्कशन पेपर भी प्लेस किया है, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम ला रहे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में, सुपरविजन में, बैंकों के बारे में। और जो फ्रेमवर्क है वो सेक्शन 45 जो है, नॉट सेक्शन 45 लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो प्रोविजन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके ऊपर, और आरबीआई एक्ट में भी जो प्रोविजन वगैरह है उसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, आज भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि वो सिचुएशन न पहुंचे। और कोऑपरेटिव्स? कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अभी गवर्नमेंट में जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, कुछ अमेंडमेंट अभी लाए हैं, वो बहुत यूजफुल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम उसका जो गवर्नेंस है उसको कैसा इंप्रूव किया जाए उसके बारे में हमने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि पिछले साल उनको क्रिलिक डेटा सिस्टम के साथ जोड़ दिया है हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी हम इंट्रोड्यूस किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हमने ये कहा है कि उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो 40% से बढ़ाकर उसको 75% तक हम बढ़ा दिए हैं हम। तो कई सारे कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हम बहुत सारे रेगुलेशन का स्टेप्स ले रहे हैं। तो आगे जाके मतलब हम जितने स्टेप्स जरूरी है हम आगे मतलब कई सारे स्टेप्स ले चुके हैं, जो जरूरी होगा वो आगे जाके जरूर लेंगे वो स्टेप्स। आपने जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की उसमें आपके डिस्कशन पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि आप सीईओस का टेन्योर कैप करना चाहते हैं, प्रोमोटर, नॉन प्रोमोटर, अलग अलग आपने नियम बनाए हैं। तो ये कोई भी ड्यूरेशन कि 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, ये आपने किस तरह तय किया? देखिए, उसका बहुत सारे कारण है और बेसिस भी है क्यों हमने 10 साल और 15 साल रखा है। लेकिन एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो डिस्कशन पेपर अभी हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जितने सारे सजेशंस आए हैं उसको कंसीडर करके हम फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करेंगे। तो अभी मतलब वो जो 10 साल 15 साल या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सजेशंस आ चुके हैं, उसको पहले हमको एग्जामिन करने दीजिए। एग्जामिन करके जहां जहां कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरी है या कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी करेंगे।
तो सजेशंस को मद्देनजर हम डिसीजन लेंगे आगे जाके। अच्छा, जो पूरी आपकी आपने बात उठाई है और एक मियाद तय करना चाहते हैं, अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पे आप 2 ऐसे बैंक देख सकते हैं जहां पे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीईओज रहे हैं, और उसके मुकाबले में कुछ बैंकों में जहां पे दिक्कतें आई, जहां पे इनकम्बेंट्स को एक्सटेंशन नहीं दिया, आरबीआई ने बदलाव करना पड़ा, वहां पे दरअसल सीईओज बदल रहे थे और उसके बावजूद वहां दिक्कत आई। तो ये पूरा का पूरा ये मानना कि सीईओ के टेन्योर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होती है, क्या ये देखिए, मैं ये जो डिस्कशन है इसको मैं पर्सनल नहीं करना चाहता हूं। दोनों तरफ एग्जाम्पल्स है। अच्छे बैंक्स जो आप कह रहे हैं, लॉन्ग सर्विंग टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर रहा है। लॉन्ग टेन्योर रहते हुए भी कुछ बैंक जो है मतलब वो फेल हो गए हैं। तो दोनों तरफ की एग्जाम्पल्स है। गवर्नेंस डॉक्यूमेंट हमने जो गवर्नेंस पेपर अपलोड किया है पब्लिक डोमेन में, जिसके सजेशंस आ गए हैं, उसको हम कंसिडर करके एक बैलेंस्ड और कैलिब्रेटेड डिसीजन हम लेंगे। एक और मुद्दा जिस पे सभी की नजर है वो गोल्ड से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जिसमें हाल के दिनों में सरकार की ओर से काफी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और भी आगे लिए जाएंगे ऐसा हमें लगता है। गोल्ड के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाने पर बात हो रही है। जाहिर है कि इस पे आरबीआई की मंजूरी, सहमति या कंसल्टेशन जरूरी होगा। देखिए, स्कीम अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार से कोई स्कीम अगर आएगा तो हम उसको जरूर एग्जामिन करेंगे, उसके ऊपर अपना जो व्यूज है सरकार को देंगे। ओके, तो आपका अपना कोई व्यू है कि इस तरह की स्कीम लाने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है काफी कैपिटल वहां पे भी स्टक है और उसको बाहर लाना चाहिए। देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मेरे पास है। इस चेयर में बैठकर आज मैं जो व्यू आपको कहूंगा वो आरबीआई का व्यू होगा। ओके, एक गोल्ड बोर्ड बनाने की चर्चा आरबीआई के अंडर में सामने आई थी, क्या इस पे आगे कोई बात हुई है सरकार से आपकी? उसके बारे में मेरे जानकारी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। वो एक शायद किसी डिस्कशन में वो आया था पहले, लेकिन कोई फैसला तो अभी तक लिया नहीं आगे। कोई कॉन्क्रीट मतलब हमारे पास अभी तक आया नहीं है। ओके, मैक्रोस पे अगर एक बार फिर से वापस आए, पिछले दिनों में आपने अपने रिपोर्ट में जीडीपी के और सीपीआई के आंकड़े और प्रोजेक्शन जिस तरह से आप दिया करते थे वो आपने देने बंद किए। आपने बताया कि काफी अनिश्चितता है। अब चूंकि अगली जो पॉलिसी होगी वो हाफ ईयरली पॉलिसी होगी, तो क्या अब आप वो आंकड़े फिर से देने शुरू करेंगे? हाफ ईयरली पॉलिसी मतलब? यानी आप अप्रैल और अक्टूबर की जो पॉलिसी होती है वो बड़ी पॉलिसी होती है, उसमें आप एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी पेश करते रहे हैं, एमपीआर का जो डॉक्यूमेंट होता है, इस लिहाज से। नहीं, सारे पॉलिसी जो एमपीसी मीटिंग है, सारे पॉलिसी मतलब सारे एमपीसी मीटिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर वन। इसका ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली पॉलिसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और एक बात आपको भी कहना चाहता हूं, हर एक एमपीसी से पहले हम बहुत कंसल्टेशन करते हैं, इनफॉर्मली बहुत कंसल्टेशन करते हैं। हम करते हैं, एनपीसी के जो मेंबर्स है वो भी अपने लेवल पर कंसल्टेशन वगैरह करते हैं। और ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली जो एमपीसी होगा वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वैसा नहीं है। चूंकि एमपीआर आता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। सारे मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है। मार्च के मीटिंग में हमने आरबीआई के हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा मतलब कई सालों में ये बहुत बड़ा एक कट था, 75 बेसिस पॉइंट्स जो हमने कट किया मार्च में। वो तो मतलब हाफ ईयरली मीटिंग उसको मतलब बाई कोइंसिडेंस हाफ ईयरली वो हो गया मतलब मार्च में, लेकिन ऐसा वो नहीं है। और फिर आगे जाके हमने मई में भी 40 बेसिस पॉइंट कट किया। तो एवरी एमपीसी मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या अब आप इस स्थिति में हैं कि आप फिर से जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देने शुरू करें, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इस वक्त क्या असेसमेंट? देखिए, आगे जाके अगला एमपीसी मेंबर्स जो आते हैं, एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स आते हैं, उसको उनका व्यूज भी जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं इसका ये है कि जो एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, इसमें आप कोई भी फिगर दे दे, आप आगे जाके 15 दिन मतलब या 1 महीने के बाद वो पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आरबीआई के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम एक फिगर आज दे दें और कल इसको बदल दे। तो हम बहुत केयरफुली कहना चाहिए, सेंट्रल बैंक जब एक कोई फिगर देता है उसका मतलब वो सॉलिड होनी चाहिए। और जो अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन में, कोई भी नंबर देना और ये कहना कि यही होगा इस साल का जीडीपी, वो बिल्कुल मुश्किल है।
और इसीलिए हम कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं, डायरेक्शनल गाइडेंस दे रहे हैं कि इस साल का जो है फर्स्ट हाफ में कॉन्ट्रैक्शन विल बी सीवियर, लेकिन सेकेंड हाफ H2 में इंप्रूवमेंट होगा और एनुअल जो ग्रोथ है इस साल नेगेटिव रहेगा। ये एक फॉरवर्ड गाइडेंस हमने दे दिया। और नेगेटिव में कितना नेगेटिव वो कहना मतलब बहुत मुश्किल है। इसमें मतलब कोई भी नंबर आप दे दे वो आगे जाके जरूर उसको बदल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं और वी आर प्लेइंग सेफ। कुछ क्लैरिटी आ जाए, मतलब मान लीजिए कोविड कब थोड़ा सा फ्लैटन हो गया और लॉकडाउन रिमूव हो गया बहुत सारे जगह पे और नए हॉटस्पॉट्स आना बंद हो गए, तो कुछ क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम इन्फ्लेशन हो या जीडीपी है उसके बारे में हम नंबर जरूर देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। दरअसल आपने जो रेट कट्स अभी तक किए हैं, जैसे आपने कहा, बहुत ही बोल्ड मूव माना जाएगा, क्योंकि आपने वक्त की नजाकत को देखते हुए 155 बेसिस पॉइंट रिवर्स रेपो रेट काटा, 115 बेसिस पॉइंट आपने रेपो रेट काटा एक के बाद एक मीटिंग्स में। तो इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जैसे आपने पिछली पॉलिसी में बताया भी, तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रांसमिशन आप हासिल कर पाए। उसके पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आपने रेट के साथ साथ जो LTRO किए, ट्विस्ट किया, हर तरह के अनकन्वेंशनल मेजर्स यूज किए। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी यहां से आगे, क्योंकि फिर से अब यील्ड्स बढ़नी शुरू हुई है, फिर से थोड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लोगों को लगता है शायद अब और ज्यादा जगह नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तमाम तरह के सवाल हैं बॉन्ड प्लेयर्स के दिमाग में, तो क्या आप इसको मैनेज करने के लिए, स्प्रेड को मैनेज करने के लिए और अनकन्वेंशनल कदम आगे अभी उठाएंगे? देखिए, मैंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में और उससे पहले भी आई थिंक पिछले जो 4 महीने में मार्च के बाद जितने स्टेटमेंट मैंने दिया है उसमें रिपीटेडली मैंने ये कहा है कि वी स्टैंड बैटल रेडी, मतलब युद्ध के लिए आरबीआई तैयार है। सारे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टेबल पर है और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे टेबल पे है। जब जब जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज करेंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आंकड़े देता हूं, टी बिल और 10 ईयर के बीच इस समय करीब 2.5%, 2.5% का स्प्रेड है, जो कि एवरेज 83 बिप्स होता है, तो आप 80-85 बिप्स मान सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप देखिए तो AAA का स्प्रेड 35-40 बिप्स चलता है, लेकिन AA प्लस में 150 बिप्स हो जाता है, AA माइनस में तो 325 बिप्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो आपने शॉर्ट टर्म के रेट्स तो कम कर लिए आपके मूव्स की वजह से, लेकिन अभी भी जो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है वो इतनी कम नहीं हो पाई है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? पिछले जो MPC स्टेटमेंट में मैंने सारे डिटेल्स दिया है। AAA बॉन्ड्स में कितना कम हुआ, आई थिंक शायद 276 बेसिस पॉइंट्स या 200 के ऊपर बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है प्री कोविड और अभी का जो सिचुएशन है। AAA, AA, इवन BBB माइनस, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है लेकिन लोएस्ट ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, BBB माइनस, उसमें भी रेट्स आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट्स कुछ कम हुए हैं। सो अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल सेक्टर में जो बॉन्ड मार्केट में है रेट्स कम हुए हैं। नए लोन के लिए बैंकों के, मतलब बैंक का जो नए लोन है उसमें भी 160-161 बेसिस पॉइंट्स जो ट्रांसमिशन हुआ है और मार्च के बाद 92 बेसिस पॉइंट्स ट्रांसमिशन हुआ है बैंकों के नए लोन पर। तो ट्रांसमिशन तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का है दोनों तरफ, नए लोन के लिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड, दोनों तरफ ट्रांसमिशन हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम डेली रेगुलरली, हमारा जो टीम है उसको वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं और जब भी कोई इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगा हम इंटरवेन करेंगे, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ये मैं कहना नहीं चाहता हूं। तो आपका ये एश्योरेंस काफी है। दूसरी चीज अगर आप देखें, एक तो आप रेट की बात कर रहे हैं, दूसरे की कितने लोन मिल रहे हैं। अगर आप पिछले साल भर में देखें तो करीब अराउंड 5.3-5.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है, जो अगर उसके पहले के 12 महीने से आप कंपेयर करें तो करीब आधा हो जाता है। हाल में जो लोन बढ़े भी हैं उसमें मुझे लगता है बड़ा हिस्सा, करीब 20-25% तो वो है जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिया जा रहा है। तो जो अमाउंट डिस्पर्स हो रहा है इस समय बैंकिंग सिस्टम की ओर से वो भी काफी कम है। उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, एक पेंटअप मतलब एक पेंटअप डिमांड या पेंटअप एक इन्वेस्टमेंट के लिए हो या डिमांड के लिए हो, एक पेंटअप जो है फैक्टर अभी प्ले कर रहा है। सबको क्लैरिटी चाहिए आगे जाके ये कितने दिन तक चलेगा वो कोविड। तो किसी तरह से अगर बायोलॉजिकल सोल्यूशन, कोई वैक्सीन का सोल्यूशन निकल आता है या कर्व फ्लैटन हो जाता है, और वो तो जरूर होगा,
मतलब वो 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मेरे कहने की मतलब कह नहीं पाऊंगा, लेकिन कंट्रोल तो ज़रूर होगा। और उसके बाद ज़रूर, और इंडिया का जो पोजीशन है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है और मेरा ये मानना है कि देखिए इंडिया का जो कोर रिसिलियंस है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हमारे इकोनॉमी का, फंडामेंटल्स जो है और जो हमारे इकोनॉमी का एक जिसको कहते हैं कि बैकबोन है, वो बहुत सॉलिड है और इंडियन इकोनॉमी ज़रूर रिवाइव करेगी। एक आपने बहुत अच्छी बात कही अपने मिनट्स में कि पेट्रोल डीजल पे जो रेट बढ़े हैं टैक्स के, वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े नॉर्मलाइज होंगे तो उससे भी महंगाई कम होगी, तो इससे कंज्यूमर्स भी काफी खुश हैं। लेकिन चूंकि आप दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, आपने इतने सालों तक वित्त मंत्रालय में सरकार के साथ काम किया है, क्या सरकार के पास मौका है कि वो इसको रैशनलाइज कर पाए? देखिए, सरकार के पास मौका है, वो तो सरकार को फैसला करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो यील्ड बढ़ रही है अभी, वो इस वजह से भी बढ़ रही है कि कुछ 12 लाख करोड़ केंद्र सरकार को उठाना है, अगर राज्य सरकार जोड़ दें, अदर पीएसयूज जोड़ दें तो 20 लाख करोड़ तक का आंकड़ा हो जाता है। तो बाजार को ऐसा लगता है कि ये एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जो मार्केट यील्ड्स हैं या स्प्रेड्स हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं। तो कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि आप डायरेक्ट मोनेटाइज कर सकते हैं या किस तरह के आप कदम उठाएंगे, क्या इसके लिए आपने कोई प्लान किया है ताकि सरकार की इतनी बोरोइंग की वजह से यील्ड ना बढ़े, जो एक्चुअल बोरोवर है जिसको आप कह रहे हैं कि वो बहुत दिक्कत में है, उसकी कॉस्ट ना बढ़े? देखिए, आरबीआई जो है वो सरकार का डेट मैनेजर है, केंद्र सरकार का और राज्यों का भी जो डेट मैनेजमेंट वो आरबीआई करता है। सो एज द डेट मैनेजर, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो कैसे नॉन डिसरप्टिव मैनर में इंप्लीमेंट हो, वो हम इंश्योर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जब जैसी सिचुएशन होगी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी आपने कोई मन नहीं बनाया या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई? वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी अगर हमने इंटरनली डिसाइड किया है वो तो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन मैं ये रिट्रेट करना चाहता हूं कि नॉन डिसरप्टिव मैनर में सरकार का जो गवर्नमेंट बोरोइंग है उसको कैसा इंप्लीमेंट किया जाए, वी आर कमिटेड टू दैट। ओके, अब चूंकि अगली जो आपने कहा कि पॉलिसी कमेटी आएगी, नए मेंबर्स आएंगे, उनके साथ मिलकर के आप काफी चीजों पे व्यू लेंगे, तो हम ये माने कि अगली पॉलिसी मीटिंग के पहले ये कमेटी आ जाएगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसके बारे में तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन आ जाना तो चाहिए जरूर। ओके, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके हाल के स्टेटमेंट से ऐसा थोड़ा अंदाजा भी लगा, एक तरफ रियल इकोनॉमी है इस समय जिसमें काफी दिक्कतें हैं, जिसकी आपने लगातार बात की, हमने लगातार बात की, दूसरी तरफ हमारे बाजार हैं जहां पे काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। क्या आप कहीं डिस्कनेक्ट देखते हैं? नहीं, डिस्कनेक्ट तो है, जिसके बारे में हमने एमपीसी रेजोल्यूशन में भी हमने बहुत साफ से कहा है, और मैंने कोई स्पीच में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, और हमारा एमपीसी रेजोल्यूशन में भी है। ये इंडिया के लिए ये पिक्यूलियर फिनोमिनन नहीं है, ये सारे ग्लोबल इकोनॉमी, सारे कंट्रीज में, सारे देशों में यही हो रहा है, क्योंकि अभी इतना लिक्विडिटी है सिस्टम में, ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट से, जो फाइनेंशियल मार्केट्स, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट जो सेगमेंट है, वो बहुत अभी बहुत उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और वो रियल इकोनॉमी के साथ डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड है। वो आगे जाके करेक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन कब होगा करेक्शन वो ये हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके तरफ रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह का आ सकता है, अगर आए तो उसको किस तरह से डील करना पड़ेगा, उसके लिए हम जरूर स्टेप्स लेंगे। आपने देखा होगा कोई म्यूचुअल फंड अभी रिसेंटली जो एक म्यूचुअल फंड आपका एक कोलैप्स कर गया था, उसके कुछ सारे स्कीम्स जो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आगे से नहीं पैसा लेंगे, और जो प्रॉब्लम आई थी तो तुरंत हमने एक लिक्विडिटी विंडो खोला 50,000 करोड़ का, और वो जो प्रॉब्लम था म्यूचुअल फंड सेगमेंट में वो सेटल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आएगा तो आरबीआई लिक्विडिटी दे देगी, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक टर्म्स में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मार्केट बिहेवियर कोई भी सेगमेंट हो, उसका फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट है, वो उसका हम रेगुलरली बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और जो स्टेप्स जरूरी है वो स्टेप्स हम लेते रहेंगे। इनफैक्ट आपने जो कदम उठाए थे म्यूचुअल फंड को लेकर के, उस पर जो हमारी बात होती थी, हमें जो फीडबैक मिला, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि आरबीआई ने इतने वक्त पे कदम उठाए, उसके लिए हम आपको जरूर बधाई देंगे।
बाजार का ये जो डिस्कनेक्ट है, जो बाजार के पार्टिसिपेंट ये मान के चल रहे हैं कि ये साल तो गया, इस फिस्कल में अब आपको दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन अगले फिस्कल में फिर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने आगे देखता है और शेयर प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं इस कोविड के क्राइसिस में, तो इसलिए यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। चूंकि अब हम 6 महीने का कम से कम क्राइसिस देख चुके हैं, क्या आपको लगता है कि बाजार की ये सोच ठीक है या अगले वित्त वर्ष को भी लेके स्टॉक मार्केट के बारे में आई थिंक मेरे जो कोलीग है सेबी चेयरमैन, उनको वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट या जो स्टॉक मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इकोनॉमी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तरह से सर्टेनिटी आ जाता है कोविड कर्व के बारे में या कोई वैक्सीन के बारे में या जो नए हॉटस्पॉट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अगर कुछ लेवल का सर्टेनिटी आ जाता है तो डेफिनेटली इकोनॉमी विल रिवाइव। तो अगले वित्त वर्ष को लेकर के अभी से चिंता करनी चाहिए या अगले वित्त वर्ष में सुधार की उम्मीद करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं? नहीं, चिंता तो हम करते रहते हैं, इस साल का अगले साल का चिंता तो करते रहते हैं हम आरबीआई में, और करना चाहिए, किसको करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आरबीआई में जो है हम इस साल अगले साल उसके बारे में हम जरूर एनालाइज करते रहते हैं और जो भी कदम जरूरत होगा हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नमस्कार।